अच्छा बेटा, ये कांस्टेंट वेरिएबल, ये जरा सूडो कोड जरा देख लो 7.2। कांस्टेंट और वेरिएबल के दरमियान डिफरेंस ये लिखा हुआ है। ठीक है, टेबल बना हुआ है, ये नोट्स आए होगा आप लोगों के पास होंगे। और इसमें से आप लोगों ने इसकी थ्योरी याद, बस ये दो डिफरेंस याद कर लेना। ठीक है। और देन ये ऑपरेटर स्टेटस, ये बस टेबल देख लेना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ आने चाहिए आपको। असाइनमेंट स्टेटमेंट का जो यूज है, कंडीशन स्टेटमेंट तीन है हमारे पास। अच्छा, इसके लिए एक जो टर्म यूज होती है, ये टर्म्स याद रखना है, ये पेपर में वो कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि आपने मतलब आता होता है आपको, लेकिन आपको टर्म का पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल वो अगर रेपिटेशन स्ट्रक्चर यूज करते हैं कि नेम थ्री रेपिटेशन स्ट्रक्चर यूज इन सूडो कोड, आपको पता ही ना हो रेपिटेशन स्ट्रक्चर क्या है, सॉरी ये रेपिटेशन, ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, आपको पता ही ना हो सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या है, तो फिर आपको ये पता भी होगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकोगे, आप उसका आंसर ही नहीं दे सकोगे। ये टर्म्स याद रखिएगा। कंडीशन स्टेटमेंट के लिए सिलेक्शन स्ट्रक्चर की टर्म भी यूज होती है, ज़्यादातर वो पेपर में यूज ही यही करते हैं। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हमारे पास इफ देन स्टेटमेंट है, इफ देन एल्स है, और केस ऑफ अदरवाइज। ठीक है। इफ देन और इफ देन एल्स में क्या डिफरेंस है? बेटा इफ देन और इफ देन एल्स में क्या डिफरेंस है? सर एस में भी बहुत ज्यादा आ रहते हैं स्टेटमेंट्स, मतलब सारा इफ इफ देने की बार देन होगा। में दो चीजें हो सकती है, इफ में या एक चीज होती है, कुछ नहीं होता। ठीक है, इफ में सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू होगी तो काम करेंगे, वरना कुछ भी नहीं करेंगे। इफ देन एल्स में दो होते हैं, ट्रू है तो एक काम करो, फॉल्स है दूसरा काम करो। और एल्स इफ अगर यूज है वो मल्टीपल चॉइस के लिए होता है। इफ एल्स इफ वो हमारे पास उसमें है कि आप एल्स इफ के बाद कंडीशन लगाते जाओ, जितने एल्स इफ आपने यूज करने हैं करते जाओ। और देन वी हैव केस ऑफ अदरवाइज, ये मल्टीपल चॉइस आपकी स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें हम सिर्फ, ये वेरिएबल के लिए हम सिर्फ न्यूमेरिक करेक्टर्स या करेक्टर वेरिएबल यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग नहीं यूज कर सकते, कोई रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन ग्रेटर देन वो नहीं यूज कर सकते। हम इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4 होनी चाहिए इस वेरिएबल की, या ABCD होनी चाहिए। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। वाई वी प्रेफर, ये थ्योरी देख लेना, मैं इस पे नहीं जा रहा, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, कि हम केस ऑफ अदरवाइज को प्रेफर कब करते हैं। ठीक है। और इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंसेस आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। और इनके लिए जो टर्म यूज होती है वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज होती है, याद रखिएगा। और जो लूप के लिए टर्म यूज होती है, लूप स्ट्रक्चर के लिए वो दूसरी जो होती है वो रेपिटेशन स्ट्रक्चर होती है। तो ये टर्म्स याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि पेपर में वो आपसे रेपिटेशन स्ट्रक्चर पूछें और आप कहें हमें पता ही नहीं है रेपिटेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, लूप को ही कहते हैं। ठीक है। थ्री टाइप के लूप हैं। फॉर टू नेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल आप वेरिएबल नेम यूज करोगे, फिर स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू। फॉर टू नेक्स्ट हम तब यूज करते हैं जब हमें पता होता है कि हमारी नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी है, कितनी बार हमने उसको रिपीट करना है, 10 दफ़ा करना है, 20 दफ़ा करना है, हमें पहले से पता हो। तो इसलिए हम उसको फॉर टू नेक्स्ट कहते हैं, इसीलिए हम इसको काउंट कंट्रोल्ड लूप भी कहते हैं। अगेन ये टर्म जैसे अभी हमने पास पेपर देखा था, अभी उसमें उन्होंने कहा था कि काउंट कंट्रोल्ड लूप से करें, तो काउंट कंट्रोल लूप बेसिकली हमारा फॉर टू नेक्स्ट लूप होता है। ठीक है। तो बाकी इसकी थ्योरी देख लेना, थ्योरी ऐसे जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको डिफाइन करना आना चाहिए, वो कि डेफिनेशन पूछने तो आपको पता हो। ठीक है, यूज सूडो कोड में इसको ऐसे करना है, फॉर काउंटर इक्वल टू 1 to 10, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स आपने रिपीट करनी है उसमें लिख दें, और उसके बाद नेक्स्ट कर दें। सिर्फ नेक्स्ट लिखें तब भी ठीक है, नेक्स्ट से आगे ये वेरिएबल भी समटाइम लिखते हैं, नेक्स्ट काउंटर भी लिखते हैं। ये इसकी एक्टिविटीज हैं, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये अगर आप सॉल्व कर लें तो आपको थोड़ा सा इसका बेहतर आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करते हैं। राइट अ सूडो कोड टू डिस्प्ले फर्स्ट 10 पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 10 पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हमारे पास होते हैं 1 से लेकर 10 तक। तो आप सिंपल फॉर के बाद एक वेरिएबल लिखो, उसके बाद बैक एरो यूज कर लो, इक्वल टू का साइन डालो, दोनों सही है, 1 to 10। उसके बाद आप शो करेंगे प्रिंट काउंट, और उसके बाद नेक्स्ट काउंट। ठीक है। तो काउंट की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, एंड सो ऑन, ये सारी की सारी हमारी वैल्यूज इसकी चेंज होती रहेंगी।
ये इसकी मैंने आई थिंक वीडियो डाली हुई है, ये सब देख लेना कि इसकी काउंट की वैल्यू चेंज कैसे होती है। सिंपल बता दूं, 1 से स्टार्ट हो रही है, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन, ये हमारी रेपिटेशन होती रहेगी। नेक्स्ट पे जब आता है ना, यहाँ पे नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे ये दो चीज़ें करता है। ठीक है, ये सबसे पहले यहाँ पे करता है इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट काउंट बाय डिफॉल्ट बाय 1 होता है। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा करना है तो फिर आप स्टेप 2 स्टेप 3 कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपका इंक्रीमेंट करेगा, काउंट की वैल्यू में +1 करेगा। उसके बाद ये कंडीशन टेस्ट करेगा। कंडीशन क्या टेस्ट करेगा कि ये लार्जेस्ट वैल्यू से बड़ी है, हुई है या नहीं हुई। फॉर एग्जांपल, काउंट की वैल्यू 1 के बाद यहाँ पे 2 हो जाएगी, फिर वो चेक करेगा इट इज़ लेस देन इक्वल टू 10 है। अगर लेस देन इक्वल टू है तो फिर ये कंट्रोल को ट्रांसफर करेगा। कंट्रोल ट्रांसफर का मतलब है कि ये इसको, अगर कंडीशन ट्रू है तो वापस इधर ले जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ले जाएगा। ठीक है, अगर ट्रू है तो ये वापस ऊपर जाएगा, अगर फॉल्स है तो लूप से एग्जिट कर जाएगा। तो इसको हम, ये बेसिकली कंट्रोल ट्रांसफर ये होता है। तो नेक्स्ट पे आके इसके ये 3 काम होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कुछ डिफरेंट वेरिएशंस देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा हम इसको कॉम्प्लिकेटेड वाले भी सॉल्व करेंगे। राइट अ सूडो कोड टू डिस्प्ले सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। तो ये इसकी डिक्लेरेशन है, वेरिएबल जो आप डिक्लेयर करते हो। डिक्लेयर इंटीजर कॉलन सम कॉमा काउंट। ठीक है, आप इसको वेरिएबल नेम सम टाइम पहले लिखते हैं, आप डेटा टाइप पहले लिखें, वो आपकी मर्जी है। मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, सम और काउंट, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, एक में जिसमें हमने नंबर्स होंगे और एक जो उनका सम होगा। अच्छा बेटा, ये याद रखिएगा, इनिशियल वैल्यू सम की हमेशा जीरो रहती है। जब भी आप टोटल ले रहे हो, कहीं पे कोई वैल्यू आप ऐड करते हो, तो इनिशियल वैल्यू जो उसकी होती है वो हमेशा जीरो होती है। ठीक है, तो इसलिए सम की इनिशियल वैल्यू हमने जीरो रख दी। फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 10 एंड सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट। ये स्टेटमेंट है आपकी टोटलिंग की। अच्छा बेटा, एक और होगा आपका कमेंटिंग का सेक्शन। 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके कमेंटिंग के मार्क्स होते हैं। तो आप कमेंट्स ऐसे ऐड करते हो जिसमें आप अपनी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हो, डिस्क्राइब करते हो, डबल स्लैश लगाओ और उसको एक्सप्लेन कर दो अपनी वर्डिंग। कमेंटिंग के मार्क्स होते हैं। ठीक है, और 3 to 4 मार्क्स होते हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चन यार में। ये कमेंट का पूरा सेंटेंस कहना होता है या एक दो लफ्ज लिखने हैं? वो इट डिपेंड्स, वो आप जैसे मर्जी कमेंटिंग करो, बस अगले को समझ आनी चाहिए। ठीक है, सही सर। जैसे यहाँ पे मैंने टोटलिंग लिख दिया, टोटलिंग की वर्ड है तो वो पता है कि टोटलिंग क्या होता है, तो आप टोटलिंग लिख सकते हो। जहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करना है वहाँ पे आप उसे कर दो। फॉर एग्जांपल, इनिशियल वैल्यू सम इज जीरो कर दो अगर आपने कमेंटिंग करनी है तो। ठीक है, इनिशियल वैल्यू सम इज सेट टू जीरो। यहाँ पे आप उसमें लिख सकते हो इनिशिएट फॉर लूप। सर कमेंटिंग कितनी उसकी करनी होती है? बेटा, जहाँ पे भी आपको लगे ना कि अगले को समझ नहीं आएगा, वहाँ पे आप उसको कमेंटिंग कर दो। एक वेरिएबल डिक्लेरेशन से पहले कर देना अगर डिक्लेरेशन का वो कहते हैं तो। ठीक है, सही। डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। जहां पे आपको लगे ना कि ये बात एग्जामिनर को समझ नहीं आएगी, वहां पे कमेंट लाजमी डाल दें। ये जहां पे आपको लगता है कि ये चीज उसने पूछी हुई है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखी हुई है, उसका कमेंट लाजमी डालें। फॉर एग्जांपल, उसने कहा हुआ है कि आपने वैलिडेशन करनी है, तो कि पॉजिटिव नंबर होने चाहिए सिर्फ, तो वहां पे जहाँ पे वैलिडेशन चेक लगाओगे वहां पे आप उसको कमेंट कर दो। ठीक है, अच्छा, सही। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। वैलिडेशन चेक वाला क्वेश्चन 15 मार्क्स वाले में आता है, वैलिडेशन चेक कैसे लगाना है वो आज हम करेंगे। ठीक है, तो आपके साथ साथ 15 मार्क्स वाले की तैयारी होती जाएगी थोड़ी थोड़ी। अच्छा जी, तो ये आपका तो लूप है। आपने यूजर से ये 10 नंबर आपके मतलब 1 से लेके 10 तक हैं, उनको हम ऐड कर रहे हैं और आखिर में हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सिंपल सा प्रोग्राम। अब इसमें हम वैलिडेशन चेक लगाते हैं। ठीक है, नंबर्स शुड बी पॉजिटिव ओनली। ठीक है, अब मैं डिस्प्ले एक एक इसमें मॉडिफिकेशन करने लगा हूँ।
तो इनपुट, ये वैसे आगे थी एग्जांपल, लेकिन चलो, इनपुट 10 नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम। ठीक है जी, मतलब 1 से लेके 10 तक नहीं करना हमने, हमने यूजर से 10 नंबर लेने हैं और हमने उनको ऐड करके उसका रिजल्ट डिस्प्ले करना है। और जब यूजर से नंबर लेंगे तो हम ये इंश्योर करेंगे कि यूजर पॉजिटिव नंबर ही एंटर करे, नेगेटिव ना कर सके। ठीक है जी, तो अब इसमें एक वेरिएबल और यूज होगा विच इज कॉल्ड नंबर, या नंबर कर दो या नाम कर दो, वो आपकी मर्जी। सही होगी। सम की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब हमने फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 10 ये इसलिए लगाया क्योंकि 10 नंबर है। अब यहाँ पे हम यूजर से नंबर लेंगे विच इज इनपुट। अब अच्छा बेटा, इसमें एक प्रॉम्प्ट मैसेज लाजमी इंटर करने, आप इनपुट में भी प्रॉम्प्ट मैसेज यूज कर सकते हो और प्रिंट स्टेटमेंट के साथ अलग से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एंटर अ पॉजिटिव नंबर, ये यूजर को मैसेज डिस्प्ले करेंगे आप, इसको हम प्रॉम्प्ट मैसेज कहते हैं। ठीक है, प्रॉम्प्ट मैसेज। सर ये देना जरूरी होगा? हाँ ये जरूरी है, इसके मार्क्स हैं। ठीक है, इसके 15 मार्क्स के क्वेश्चन में मार्क्स हैं। आप प्रॉम्प्ट मैसेज के आपने प्रॉपर उसमें यूजर को मैसेज डिस्प्ले करना, वरना यूजर को पता ही नहीं होता कि उसे एंटर क्या करना है। अच्छा, यूजर से हमने नंबर ले लिया, ठीक है, वेरिएबल नेम नंबर यूज किया था, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगानी है। ठीक है, यहाँ पे हमने उसमें कंडीशन लगानी है, तो वैलिडेशन। अब वैलिडेशन कैसे करेंगे? वैलिडेशन के लिए सबसे इजी काम है रिपीट अंटिल का। ठीक है, रिपीट अंटिल लगा दो, सबसे आसान है। रिपीट अंटिल नंबर इज ग्रेटर देन 0। तो ये सबसे आसान वैलिडेशन चेक है। आप विद द हेल्प ऑफ रिपीट अंटिल लगाते हो, तो आप इफ देन एल्स से भी लगा सकते हो, लेकिन फॉर लूप में फिर वो प्रॉब्लम कर जाता है, फिर आपको काउंट की वैल्यू डिडक्ट करनी पड़ जाती है। तो इसलिए रिपीट अंटिल लगाओ, सबसे आसान है वैलिडेशन का। कंडीशन लगा दो यहाँ पे। ठीक है, जब तक ये सर कंडीशन ट्रू जी। लेस देन जीरो नहीं होगा नंबर? नहीं, क्यों? अनटिल नंबर नहीं, अनटिल नंबर लेस देन जीरो। बेटा रिपीट अंटिल तब तक चलता है जब तक कंडीशन फॉल्स होती है। कंडीशन ट्रू होगी तो ये एक्सेप्ट करेगा, वरना ये इसको वापस ऊपर ले जाएगा। बात समझ आई? अच्छा ठीक है। यस यूजर सर। अगर नेगेटिव नंबर एंटर करता है ना, तो नंबर ग्रेड, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स होगी, वापस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सही है सर। तो ये मतलब वो वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करेगा जब तक यूजर नेगेटिव पॉजिटिव नंबर नहीं एंटर करता, ये उसको इधर घुमाता रहेगा। और पॉजिटिव नंबर करेगा तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, ट्रू के केस में एग्जिट करके ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, फिर उसका सम लेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके होते हैं वैलिडेशन चेक्स। तो आपने ये वैलिडेशन चेक लगाना है इसमें, तो यहाँ पे आप उसमें लिख सकते हो कमेंट्स का। अच्छा, कमेंट आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपने कुछ ज़्यादा फॉर एग्जांपल पूरे एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से कमेंट कर सकते हो। तो 2-3 डायरेक्ट डाल दो और उसके बाद आप इसमें लगा दो वैलिडेशन चेक फॉर पॉजिटिव नंबर्स ओनली। सर एक ठीक, चीज पूछूं? जी जी पूछें। सर तो जैसे वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तकरीबन एक पेज का तो क्वेश्चन ही होता है, उसमें हमसे कितनी चीजें पूछी हुई होती हैं? बेटा ये अब नहीं कहा जा सकता, देखो आपसे वो 4-5 क्वेश्चन तो पूछेंगे, उसमें 4-5 कॉन्सेप्ट तो तो लाजमी होंगे। उसमें वो ठीक है। टोटलिंग का कॉन्सेप्ट है, एवरेज का कॉन्सेप्ट है, प्रोसीजर एंड फंक्शंस हैं, हैरिस का कॉन्सेप्ट है, कंडीशन कैसे लगानी है, वैलिडेशन चेक कैसे लगाने हैं, वो सारी की सारी चीजें बीच में घुसाते हैं। ठीक है, 1 से 2 पेजेस के ऊपर का आंसर नहीं होता उसका। अच्छा। ठीक, वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। और मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जितने टास्क दिए हुए हैं ना उसमें, मैं भी इसके बाद वो भी जी। करते हैं, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उसकी। जितने टास्क दिए हुए हैं उसको अलग अलग सॉल्व करो, एक ही लूप में करने की कोशिश ना करना। ठीक है, सही। एक ही लूप में करोगे तो वो आंसर छोटा हो जाएगा, लेकिन वो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो वो उसकी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी साथ साथ। अच्छा, ये बेटा वैलिडेशन की समझ आई, वैलिडेशन चेक कैसे लगाना है? जी सर। ठीक है, अब उसमें वो कोई भी वैलिडेशन चेक आपसे पूछ सकता है, वो आपने यहाँ पे सिर्फ कंडीशन लगानी है, बाकी वैलिडेशन चेक ऐसे ही लगता है। ठीक है, कमेंटिंग कैसे करनी है ये आप देख लो।
कमेंटिंग आप इस तरीके से आप अपने सूडो कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करते हो। ये फॉर टू नेक्स्ट लूप समझ आया। अच्छा ये स्टेप 2 देख लो। बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था इंक्रीमेंट 1 का होता है, अगर आप 1 से ज़्यादा का इंक्रीमेंट करना चाहते हो तो आप स्टेप लिख के जितने का इंक्रीमेंट करना है वो लिख सकते हो। और स्टेप 2 का मतलब है ये 2 के बाद वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 के बाद 4 हो जाएगी, 3 नहीं होगी 4 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली 2 से लेके 20 तक स्टेप 2 ये फर्स्ट 10 इवन नंबर्स प्रिंट कर रहा है। ठीक है। और ऑड नंबर के लिए भी स्टेप 2 ही होता है, क्योंकि उनमें भी डिफरेंस टू डिजिट्स का ही डिफरेंस होता है। ये बात समझ आई। ये एवरेज वाला सूडो कोड देख लो। यस सर। ये देख लो बेटा, इसमें कुछ नहीं समझ आया तो मुझे बताना। सर समझ तो आ जाते, जब कोड लिखने की बारी आती है फिर कुछ याद नहीं आता। यार देखो, दो तीन चीजें याद रखनी है। टोटलिंग, एवरेज, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है कि इनके जो वो जो है ना हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला, वो याद रखना। ठीक है। टोटलिंग कैसे करनी है, एवरेज कैसे लेनी है, सबका स्टैंडर्ड सेम है। देखो टोटलिंग करनी है तो एक सीक्वेंस याद रखो। सबसे पहले सम की वैल्यू या टोटल की वैल्यू 0 रख दो। ठीक है। ठीक है। उसके बाद लूप के अंदर आपने वैल्यूज को ऐड करना है। ठीक है। फॉर लूप सबसे आसान है, फॉर लूप सबसे आसान है। बाकी लूप्स में कैसे सम लेते हैं वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद एवरेज आपने आखिर में कैलकुलेट करनी है, लूप के बाहर एवरेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो ये दो तीन चीजें हैं, ये जहन में रखो। तो उसके बाद थोड़ी सी और एक चीज जहन में रखना, कैम्ब्रिज वालों को भी पता है ग्रेड 10 पे प्रोग्रामर नहीं बन जाता कोई भी। तो सारी की सारी चीजें एग्जैक्टली सेम एग्जैक्टली करेक्ट होना जरूरी नहीं है उनके लिए भी। उन्होंने आपका सीक्वेंस चेक करना है, आपने स्टेटमेंट्स कैसे यूज किए हैं, आपने उनके कितने टास्क फिल किए हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 15 में से 15 नंबर लेने जरूरी नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन में। मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा मैं एम्फेसाइज करता हूँ कि यार बहुत ज्यादा टेंशन उसको सर पे सवार ना करो 15 मार्क्स के क्वेश्चन को, बाकी के ऊपर फोकस करो। बाकी अगर आपका सेक्शन 7 8 थ्योरी सारी कर लेते हो ना, तो आपका ये 15 मार्क्स वाले में से कुछ ना कुछ आपका वैसे ही अटेम्प्ट हो जाता है। कमेंटिंग आपको पता चल जाती है, वेरिएबल डिक्लेरेशन पता चल जाती है आपको। अच्छा एक वेरिएबल नेम ये मीनिंगफुल रखने, और कुछ जो स्टेटमेंट में दिए हुए होते हैं वो एज इट इज यूज करने, उनका नाम नहीं चेंज करना। इसके मार्क्स हैं 2 3 नंबर तो आपके वेरिएबल के हो जाएंगे, उनके यूज के सर डिक्लेरेशन। एक समटाइम वो कहते हैं डिक्लेरेशन नहीं करनी, तो नहीं करनी, लेकिन यूज तो करने हैं ना। तो जहाँ पे यूज कर रहे हो ये वेरिएबल नेम आप मीनिंगफुल रखो सारे, तो आपके 2 3 नंबर तो इसी के हो जाते हैं। एक दो सर नंबर एक इस। चीज पूछ, जी जी पूछें। जो आपने एक दफा वीडियो में सूडो कोड की ना, आपने बताया था कि क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया करो। सर जी जी। उससे काफी चीजें आसान हो गई थी, मतलब कि वो हर क्वेश्चन में कहाँ चल जाता है। हाँ वो हर पे चल जाता है, वो तो करना होता है वैसे। सही से। ठीक है। एनालिसिस बीइंग अ टीचर हम लोग भी नहीं कराते, हम भी जान छुड़ा रहे होते हैं, जल्दी जल्दी मुक जाए किसी तरीके से। एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, हर सूडो कोड का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। आप स्टेटमेंट में पहले से देखें कौन कौन से वेरिएबल्स यूज करने हैं, सही से। क्या क्या कंडीशन लगानी है, सो ऑन। अच्छा जी। ये बेटा ये यहाँ तक समझ आ गई। आगे वाइल लूप देखें, रिपीट अंटिल। इसकी बेटा एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। बाकी तो पता है ना सब, सिंटेक्स वगैरह आता है। सर सिंटेक्स में थोड़ा मस्त है, सिंटेक्स अगर थोड़ा समझा दें। बेटा रिपीट अंटिल में ये आपने सिंपल रिपीट लिखना है, जो भी स्टेटमेंट्स जी। रिपीट करनी है वो दरम्यान में लिखें, आखिर में अंटिल लिख के कंडीशन लगा दो। बस सिंटेक्स तो इतना ही है इसका। ये लूप सही तब से। तक चलेगा जब तक कंडीशन जो है वो फॉल्स रहेगी। जैसे ट्रू होती है तो ये एग्जिट कर जाएगा लूप से। ठीक है। ठीक हो गया। वाइल लूप में आप वाइल के बाद कंडीशन लिखते हो। ठीक है। कंडीशन ट्रू होगी तो लूप चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अच्छा वाइल में प्रॉब्लम ये है कि सम टाइम्स आपकी कंडीशन पहली बार ही फॉल्स हो जाती है, तो आपका लूप एक बार भी नहीं चलता। दूसरी इसकी प्रॉब्लम वाइल लूप की है कि आपको इसमें वेरिएबल 2 बार यूज करना पड़ता है। आपने यहाँ पे भी यूजर से नंबर लिए,
आपने यही स्टेटमेंट नीचे भी यूज की। ये वाइल में हमें 2 बार करना पड़ता है, क्योंकि आप कंडीशन लगा रहे हो ना, तो कंडीशन तभी लगाओगे जब यूजर से वैल्यू लोगे। तो एक तो आपने ये इसलिए लिया ताकि आप कंडीशन अप्लाई कर सको इसके ऊपर। दोबारा इसलिए लेना है क्योंकि एंड वाइल इसको लेके जाएगा वाइल के ऊपर, ये ऊपर तो लेके जाएगा नहीं। तो आपको दोबारा भी यूजर से वैल्यू लेनी पड़ेगी लूप के अंदर भी, एक लूप से पहले और एक लूप के अंदर। तो वाइल में आपको 2 बार स्टेटमेंट्स लेनी पड़ती हैं, यूजर से इनपुट सही लेना सही। पड़ता है। ठीक है। तो वाइल अब तब यूज करते हो जब आपके पास, आप अगर आप, सम टाइम होता है कि हमारा लूप हो सकता है एक बार भी ना चले, तब हम वाइल यूज कर लेते हैं। लेकिन मोस्टली स्पेशली आपका जो है, जो आपने वैलिडेशन चेक्स लगाना है उसमें रिपीट अंटिल यूज करना है, उसमें वाइल ना यूज कर तो बेहतर है। और इफ भी ना यूज करना, मार्किंग स्कीम में इफ भी यूज हुआ हुआ है, लेकिन रिपीट अंटिल की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से कंडीशनल लूप लगाने में, वैलिडेशन चेक्स लगाने में। तो 2-3 वैलिडेशन चेक्स लगाओगे आपको समझ आ जाएगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आगे हम प्रैक्टिस करते हैं, वैलिडेशन चेक्स लगा देते हैं इसमें 2-3 में। तो रिपीट अंटिल की आदत डाल लो, वो ज्यादा आसान है। इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। सर अच्छा जी। इसकी अच्छी तैयारी के लिए कितने दिन दें हम इसको, मतलब P2 के यार लिए? मैं अब क्या कह सकता हूँ, आप वो जिसने तैयारी अच्छी, सम टाइम आपकी एक दिन में ही हो जाती है, सम टाइम महीना भी नहीं लग में भी नहीं होती, वो मैं अब क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये है कि अगर आप इसको प्रॉपर 2-3 दिन दो, प्रॉपर का मतलब कोई जी आ, समझ रहे हो ना, मैं अब रिकॉर्डिंग हो रही है जी तो जी। फिर आपका इसमें 2-3 दिन में तैयारी होगी। सही होगा। ठीक है, टोटल अगर आप देखो सिर्फ 7-8 का प्रॉब्लम है ना, 9-10 तो छोड़ दो, 4 तो जी जी। गिन के चैप्टर है। सही होगा। तो 2-2 दिन भी लगाओ आप एक चैप्टर पे, 4 दिन में तैयारी पूरी हो सही जाती है सही। P2 की। अच्छा जी। ठीक होगा। अच्छा, फाइन टोटल एंड एवरेज यूजिंग वाइल लूप। ठीक है, ये आपका आ गया वाइल लूप। और इसमें हमने टोटल भी लेना है और उसकी एवरेज भी लेनी है। अच्छा इसमें, अच्छा वाइल लूप है ना, देखो डिक्लेरेशन में फिलहाल छोड़ रहा हूँ इसमें। ठीक है, हम डायरेक्ट इसमें वाइल लूप से इसकी एवरेज लेते हैं और टोटल लेते हैं। अच्छा, ये टोटल और एवरेज वाले बार बार इसलिए यूज हुए हैं बेटा, ये ज्यादा आता ही है, वो पूछते ही है। ठीक है, ये हमारा उसमें मतलब जो बेसिक ऑपरेशंस है उसमें यही 2-3 चीजें हैं, तो उन्हीं वही बार बार रिपीट हो रही हैं। अच्छा, इनिशियल वैल्यू 0 रखेंगे हमेशा क्योंकि सम ले रहे हैं हम। उसके बाद काउंट इज इक्वल टू 1 करना है इसमें। फॉर टू नेक्स्ट में हम इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू इंक्रीमेंट एक ही स्टेटमेंट में दे देते हैं। वाइल में हमें ये तीनों चीजें अलग अलग देनी पड़ेगी। ठीक है, बात समझिए। जी सर। उसके बाद वाइल के बाद कंडीशन लगाओ, वाइल काउंट इज लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू 10 सॉरी, क्योंकि 1 से स्टार्ट किया तो लेस देन इक्वल टू करना पड़ेगा। और उसके बाद आप यूजर से नंबर ले ले, प्रिंट इंटर अ नंबर। सर ये और प्रॉम्प्ट मैसेज सिंपल क्वेश्चंस में भी देना है? सॉरी, इन्वर्टेड कॉमर्स में ये देना, प्रॉम्प्ट, अच्छा सही सही। इन्वर्टेड कॉमा में देना, इनपुट नंबर या नम यूज कर लो। और उसके बाद सम इज इक्वल टू, बाकी काम वही है, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम। और बस एंड वाइल, क्योंकि बाकी तो और कुछ करना नहीं है। अच्छा बेटा, एवरेज हमेशा लूप के बाहर लगानी है, ये याद रखें। अच्छा, एक चीज मैंने मिस कर दी इसमें, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस। अच्छा, एवरेज हमेशा लूप के बाहर लगेगी क्योंकि एवरेज आप एक बार कैलकुलेट करते हो, हर नंबर के बाद नहीं करते। सही होगा। एवरेज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 10। उसके बाद इनको प्रिंट कर देना, प्रिंट हो जाएगा ना। जी सर। अच्छा, अब एक चीज जरा, प्रिंट हो तो जाएगा, प्रिंट में प्रॉम्प्ट मैसेज भी देना होता है, जी जी बिल्कुल। सिर्फ प्रिंट साथ वेरिएबल वेरिएबल नहीं भी ना? करना। ठीक है, सिर्फ वेरिएबल नहीं प्रिंट करना, साथ उसके मैसेज ठीक भी है। प्रिंट करना है। वो आप एक स्टेटमेंट में कर सकते हो। आप यहाँ से लिख सकते हो प्रिंट सम इज इक्वल टू, या सम ऑफ 10 नंबर्स इज इक्वल टू, ये प्रॉम्प्ट मैसेज दो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करो, कॉमा डाल के वेरिएबल डाल। ठीक है, बात सही समझ होगा। आई।
या आप एक स्टेटमेंट में भी डाल सकते हो, अलग अलग भी डाल सकते हो। सम ऑफ 10 नंबर्स इक्वल टू एक स्टेटमेंट में लिखो, नीचे प्रिंट सम कर दो, तब भी ठीक है। और एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इक्वल टू, और फिर नोटेड कॉमा क्लोज कॉमा, और फिर वेरिएबल। सर इनमें से कोई ऐसी चीज है जिसका सीक्वेंस हम थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं? नहीं, सही हो। देखो इनिशियल वैल्यू लूप से पहले होगी, क्योंकि लूप में दरम्यान में रखोगे तो काउंट की वैल्यू दोबारा से 1 कर देगा। ठीक है। कंडीशन चेक आप पहले वाइल के बाद ही, वाइल के साथ ही कंडीशन भी लगती सही है। सही। तो ये स्टेटमेंट्स हमें 10 दफा चाहिए, यूजर से 10 नंबर लेने हैं ना, तो ये लूप के अंदर ही रहेंगी, बाहर रखोगे तो सिर्फ एक बार आएगी। ये टोटल हमने 10 के 10 नंबर ऐड करने हैं। हाँ, ये हो सकता है काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 वाली जो कहानी है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन लूप के अंदर ही रखना है इसको। सही सही। ठीक है। एंड वाइल हो गया, फिर एवरेज इक्वल टू 7/10 हो गया, और ये सारी। अब देखो इसका प्रॉब्लम क्या होता है, ये फाइंड द एरर में भी आता है। समटाइम वो यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज इक्वल टू दिस। ठीक है। अब इसका होगा क्या, मसला क्या होगा, एक नंबर ऐड होगा उसको 10 से डिवाइड कर देगा, फिर 2 नंबर, दूसरा नंबर ऐड होगा फिर 10 से डिवाइड कर देगा, तो बार बार तो हमने 10 से डिवाइड करना ही नहीं इसको। इसलिए फिर हम उसको सीक्वेंस वाइज रखते हैं, ये सीक्वेंस वाला एक एरर भी समटाइम आ जाता है। बेटा ये क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब इसको एक चीज और करते हैं। इसमें तो हमने बस वो सिंपल एग्जांपल ली कि 10 नंबर लेने हैं, समटाइम हमें नहीं पता होता, और जो आपके जो क्वेश्चन आते हैं कैम्ब्रिज में उसमें भी वो आपको इस तरह की कोई कंडीशन दे देता है। राइट अ सूडो कोड टू इनपुट पॉजिटिव नंबर्स, -1 टू फिनिश, फाइंड द टोटल एंड एवरेज। इसको जरा स्टार्ट से करते हैं, डिक्लेरेशन ऊपर हुई हुई है, सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा। मैं फिर बाकी दो लूप्स को यूज करेंगे। जी, बाकी जो दो लूप्स हैं उसमें से कोई यूज करेंगे? नहीं, ये वाइल से भी हो सकता है, फॉर से नहीं होगा ये, वाइल से या रिपीट अनटिल दोनों से हो सकता सही सर। है। ठीक है, तो इसको वाइल से करते हैं। अच्छा, अगर तो वो कहता है ना कि स्टेटमेंट शुड बी रिपीटेड एट लीस्ट वंस, तो फिर रिपीट अनटिल यूज होगा, फिर वाइल नहीं यूज करेंगे। ठीक है। अगर वो कहता है कि कम से कम एक बार स्टेटमेंट जरूर चलानी है, फिर आपका रिपीट अनटिल ही यूज हो। अच्छा जी। अ, अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी कर, इसमें हम वैलिडेशन चेक भी लगाएंगे। ठीक है, वैलिडेशन चेक वैसे वो हमने कर लिया था, लेकिन चलो इसमें भी कर लेते हैं। सम इज इक्वल टू 0 हो गया, और दूसरा इसमें हमने क्या करना है, पॉजिटिव। अच्छा, इसमें हमें नंबर नहीं पता कि कितने हैं हमारे। ठीक है, तो काउंट इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि शुरू में कोई भी नंबर नहीं है। रिपीट अनटिल से करें, वाइल से करें? बेटा रिपीट अनटिल से करना है, वाइल से? सर रिपीट अनटिल होगा ना? नहीं, वाइल से भी हो सकता है। वाइल वो होगा नॉट सर -1। रिपीट एंड तब यूज होगा ना जब मतलब कि पता हो कहाँ तक करना है। नहीं नहीं, रिपीट अनटिल और वाइल तब यूज करते हैं जब हमें नहीं बताओ कि कितनी बार अच्छा चलेगा। हाँ सॉरी। ठीक है, इसमें ठीक है ठीक, हमें वो नहीं पता, हो कोऑर्डिनेट। सकता है यूजर पहली बार ही -1 कर दे, हो सकता है वो 2 3 के बाद करे, 10 के बाद करे, तो हमें नहीं पता। तो हम नंबर्स को भी यहाँ पे काउंट करेंगे। ठीक है, नम काउंट हमने वेरिएबल रखा है जिसमें नंबर्स को हम काउंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि नंबर कितने। अच्छा, इसमें चलो रिपीट अनटिल से कर लेते हैं। रिपीट, और उसके बल्कि रिपीट अनटिल से नीचे हुआ हुआ है, इसको वाइल से करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप यूजर से नंबर लोगे। ठीक है, प्रिंट एंटर अ नंबर, और ये नम वेरिएबल हमारा यहाँ पे आ गया, और उसके बाद आ गया इनपुट। चाहिए मैंने, ठीक है, यूजर से नंबर ले लिया हमने। अब हम कंडीशन लगाएंगे, वाइल नम इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, क्योंकि तब तक हमने ऐड करते जाना है जब तक उसकी वैल्यू -1 नहीं होती।
सही। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इनको ऐड कर देना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम। जी सर। जी सर। और उस कंडीशन आएगी। नहीं, कंडीशन नहीं आएगी। आप यहाँ पे आप दोबारा से यूजर से वैल्यू दो, ये वाली स्टेटमेंट्स दोबारा लिखो। ठीक सही है से वाई में करते हैं, वाई लूप में। जी, ये सिर्फ वाइल लूप में करते हैं। वाइल लूप में आपको दो बार इनपुट लेना पड़ता है, एक लूप से पहले, एक लूप के दरमियान। फिर इंक्रीमेंट करेंगे काउंट इज इक्वल टू। अच्छा, इसमें अब हमने काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन नहीं करना, हमने ये नम काउंट इन नंबर्स को ऐड करना। ठीक है, तो मैंने वेरिएबल नेम डिफरेंट किया हुआ है ताकि वो अब रटा ही ना मार लो उसका, वो लाजमी नहीं है, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है। नेम काउंट प्लस वन। ठीक है जी, उसके बाद आ जाएगा आपका इसमें एंड वाइल। ये लूप हमारा चलता रहेगा जब तक यूजर यहाँ पे माइनस वन नहीं एंटर करता। अगर यूजर पहली बार ही माइनस वन एंटर करता है, पहली बार ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप से एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? जी सर। एवरेज कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या लगेगा? सम डिवाइडेड बाय नम काउंट। काउंट बाय नम टोटल काउंट। नम काउंट। ठीक है, अब इन दिस केस यूजर हो सकता है माइनस वन दो नंबर से बात करे, तीन नंबर से बात करे। ठीक है, तो इसलिए वो फिर उसी से हम डिवाइड करेंगे। हमें नहीं पता यूजर कितने नंबर एंटर करें, फिर आगे इनको प्रिंट करना है सम और एवरेज को, वो हो जाएगा ना। जी सर वो होता ठीक है, तो ये बेटा हमारा इसमें। अच्छा, अब एल्गोरिथम्स कौन कौन से करने हैं, आपने सूडो कोड प्रैक्टिस कैसे करनी है? डिफरेंट वैल्यूज के सम फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस करनी है। आप उसमें नेट पे सर्च कर लो, वैसे मुझे बताना, मैं दो तीन आपको क्वेश्चंस दे दूंगा। यहाँ पे नोट्स में भी आपके लिखे हैं, मैंने कोशिश की है जितनी वेरिएशंस पास पेपर में आती हैं वो सारी इसमें ऐड करूँ। और इसके है। अलावा लाइक ऐड किस तरीके से कर सकते हो, आप 10 नंबर वैसे ऐड कर लो यूजर से लेके। आप एक एरे का सम फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए। आप यूजर से फॉर एग्जाम्पल कोई कंडीशनल हो सकता है कि यूजर से नंबर लें और उनमें से फॉर एग्जांपल जो 40 और 50 के दरमियान है सिर्फ उनको ऐड करें, और सिर्फ उनकी एवरेज लें। तो इस तरह की डिफरेंट वेरिएशंस इनकी प्रैक्टिस करो, फॉर से, वाइल से, रिपीट अंटिल, तीनों से। टोटलिंग मस्ट है, टोटलिंग का क्वेश्चन लाजमी आता है। एवरेज, टोटलिंग करो, एवरेज तो सिंपल है, एवरेज का एक फॉर्मूला लगता है, खाली डिवाइड करना होता है आपने। तो एवरेज भी आपका टोटलिंग और एवरेज हो जाएगी। काउंटिंग, काउंटिंग का क्वेश्चन आता है। समटाइम हो सकता है वो आपसे सिर्फ ये पूछे कि कितने नंबर पॉजिटिव हैं। इसमें ये वाला जो काम है ना, ये काउंटिंग का हो रहा है। ठीक है, तो ये काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, ये बेसिकली आपका काउंटिंग का कॉन्सेप्ट। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका टोटलिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ये दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, यही आपके बार बार यूज होंगे, यही क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान में रखें। आपको ये तीन चीजें कम से कम पता होनी चाहिए, टोटलिंग का, काउंट का, एवरेज का। ठीक है, बाकी स्टैंडर्ड एक्शन जरा देख लेते हैं हम इसमें। ये लूप्स की समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है सूडो कोड लिखना कैसे है। लिखना कैसे है वो पहले एक एनालिसिस करें उसका। आप उसका रफ 5 मिनट लगा दो, उस पर कोई मसला नहीं। 5 मिनट लगा दो, 10 मिनट लगा दो, उसमें 30 मिनट्स में आपने सॉल्व करना है। एनालिसिस प्रॉपर होगा, सूडो कोड आपका जल्दी लिखा जाए। एनालिसिस नहीं करोगे तो समझ ही नहीं आएगी कि किधर से शुरू करें किधर खत्म करें। तो एनालिसिस लिखो, उसका स्टेप्स अपनी वर्डिंग में लिख लो आप। ठीक, उर्दू में लिख लो या कैसे भी लिख लो। आप रफ में उसके स्टेप्स लिखो कि पहले स्टेप पे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। अपनी वर्डिंग में लिखो, उसके बाद आप उसको सर इम्प्लीमेंट उतनी करेंगे। स्पेस होगी? बेटा स्पेस आपके पास रफ स्पेस होती है ना, ब्लैंक पेजेस पेपर में होते हैं कैम्ब्रिज के। स्कूल में देते हैं नहीं देते, वो तो पेज बिछाते हैं ना स्कूल में हम। कैम्ब्रिज वाले आपको दो तीन एक्स्ट्रा पेजेस देते हैं, वो रफ वर्क के लिए ही हो। ओके सर। ठीक है, अच्छा जी, वो जो क्वेश्चन का एरिया उसमें ना लिखना शुरू कर दें। अच्छा जी, और मुझे बताओ उसमें से कौन सा टॉपिक है, या एक वो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन कर लें, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो उसकी। ये हाँ सर एक एक वो करा दें। 15 मार्क वाला कराते थे। 15 वाले। ठीक है, सर ये P1 में सब सेक्शन में से आते हैं क्वेश्चन। हाँ, ऑलमोस्ट। सही से।
अच्छा यार, ये मैंने वो पहले भी क्लास ली थी, शायद ही मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, स्टूडेंट से साथ में क्लास थी, तो उसमें हमने इसको बेटा पहले आपने इसका थोड़ा सा पेपर वर्क करना है, लाइक एनालिसिस करना है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में है मई जून 2023 का। ठीक है। अब इसमें ज़रा देखो, पहले क्वेश्चन समझ लो आराम से, उसके ऊपर 5 मिनट लगाओ, 10 मिनट लगाओ आराम से जब तक उसको एनालिसिस करो कि आपने करना क्या क्या है, कैसे कैसे करना है। ठीक है, उसका डेटा ग्राफ में बना लो कि ये डेटा इसका इस तरीके से होगा। ठीक है, फिर आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी करना क्या है। वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये देखो, ये रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है साथ, ये पूरी करनी है। इसकी मार्किंग स्कीम भी देखेंगे ताकि आपको पता हो कि मार्किंग कैसे होती है। अब वन डायमेंशनल एरे डेज। अच्छा ये देखो, एरे का नाम उसने दे दिया, तो इसका मतलब ये वाला नाम तो आपने एज इट इज यूज करना, ये एज इट इज नहीं करोगे इसका नंबर घटेगा, करोगे नंबर मिल जाएगा। तो ये तो मुफ्त के नंबर होते हैं। तो पहले तो आप उसमें अंडरलाइन करो प्रॉपरली किस वेरिएबल का नाम दिया हुआ है, किस एरे का नाम दिया हुआ है, ताकि वो आप वही यूज करें। कंटेन्स द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक। तो एक हमारी वन डायमेंशनल एरे है जिसमें आपके डेज के नाम दिए हैं। ठीक है, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये इस तरीके से ये आपकी डेज की एरे है जिसमें आपके ये डेज के नाम दिए हैं। सारी अरेज गिवन होगी। ये गिवन नहीं होगी, ये मैंने खुद बनाई, एक्सप्लेन करते हुए बनाई थी कि आप ये रफ में लिख लो। अच्छा। ठीक है, ये हम्म। सारा डेटा लिखने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा एक वो शेप सी रफ सी बना लो ताकि आपको आइडिया हो। Then a two-dimensional array readings is used to store 24 temperature readings taken once an hour for each of the 7 days of the week. अच्छा, टू डायमेंशनल एरे है, हर घंटे की रीडिंग हम स्टोर कर रहे हैं उसमें, और हर 7 डेज ऑफ वीक कर रहे हैं। तो बेसिकली कितनी रोज होंगी, कितने कॉलम्स होंगे? सर 7 दिन हो गए। हाँ, 7 दिन हो गए तो रोज 7 होगी, कॉलम कितने होंगे? जी। अ, हर एक में 24 होंगे। हाँ नहीं। हाँ, हर एक में नहीं, 24 होगी, 24 टेम्परेचर। ये 24 बेसिकली 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बेटा रीडिंग्स वाली एरे ऐसे होगी आपकी। ठीक है, 7 रोज, 24 कॉलम्स। ठीक, फॉर एग्जांपल ये वाली आपकी ये मंडे की रीडिंग है, ये ट्यूसडे की है, ये वेडनेसडे की है, एंड सो। और ये फॉर एग्जांपल 12 बजे का है, ये 1 बजे का है, ये 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, एंड सो। तो ये इस तरीके से आपकी सारी टेम्परेचर की रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, सही होगा सर। ये इसमें काम। पहले ये खुद से जरूरी है लिखे कि आपने कॉलम पे क्या वैल्यूज? रखते हैं, क्या रो में क्या रखते हैं? सॉरी। इसमें ये चीज देखना जरूरी है कि कॉलम में क्या डेज हैं आपके या आवर्स हाँ हाँ हैं, हाँ रोज में क्या? हाँ हाँ, ये देखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो आगे उसने दिया हुआ है। ठीक है सर जी। ये वैल्यूज आपने खुद लिखी है यहाँ पे? सवाल में हाँ आगे हाँ, पड़ा ये वैल्यूज है। मैंने खुद लिखी है, ये वैसे रैंडम वैल्यूज हैं, ये मैंने समझाने के लिए लिखी है। आपने इतनी सारी वैल्यूज नहीं लिखनी है, हमें वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखी। अच्छा तो ये हमारी दूसरी एरे होगी रीडिंग्स की। ठीक है, तो एक तो नाम हाईलाइट करते जाओ। ठीक है, a one dimensional array average temperature is used to store the average temperature of each day of the week। अच्छा, एक वन डायमेंशनल एरे आपकी एवरेज टेम्परेचर आ गई जिसमें आप इस सब की एवरेज निकालोगे, ये जितनी भी वैल्यूज हैं मंडे की रीडिंग्स हैं, इन सबको आप ऐड करके 24 से डिवाइड करेंगे, तो आपकी एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा एक दिन का। ये मंडे की रीडिंग आ गई, ट्यूसडे की आ गई, वेडनेसडे की आ गई, एंड सो ऑन। अगेन मैंने रैंडम वैल्यूज इंटर की हैं, हमें इन वैल्यूज से कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, हमें ये वैल्यूज नहीं चाहिए, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है कि ये आपका एल्गोरिथम काम कैसे करेगा। द पोजिशन ऑफ एनी डेज डेटा इज द सेम इन ऑल 3 arrays। फॉर एग्जाम्पल इफ वेनेसडे इज इन इंडेक्स 4 of the days, Wednesday's temperature readings are in index 4 of the readings, and Wednesday's average temperature is in index 4 of average index। ये जो राफे आप पूछ रहे थे ना कि ये कॉलम में क्या रखना है, रो में क्या रखना है, ये जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने यहाँ पे, क्योंकि आप जो रोज में आप डेज को स्टोर कर रहे हो, तो यहाँ पे भी फिर आप 7 रोज, अगर ऊपर 7 रोज है तो नीचे भी 7 रोज होंगी, यहाँ पे भी 7 रोज। बात समझ आई? ठीक होगा। तो वो जो उसने कहानी ये कही है कि जो इंडेक्स है ना वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप इंडेक्स 0 में आपने अगर संडे रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी इंडेक्स 0 में संडे ही रहेगा। ठीक है, एंड सो। सही है। अच्छा जी।
अच्छा, द टेम्परेचर रीडिंग्स आर इन सेल्सियस टू 1 डेसिमल प्लेस। अच्छा, 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है कि आपने कौन सा फंक्शन यूज करना है यहाँ पे? रियल। रियल। फंक्शन कौन सा यूज करना है फंक्शन क्या होता है? भाई? फंक्शन नहीं पढ़े? राउंड, राउंड फंक्शन यूज करना है। फंक्शन नहीं पढ़े आप लोगों ने? ये क्या मॉड, होता मॉड फंक्शन नहीं है, सर। राउंड फंक्शन है, आपका अपर केस ये लोअर था केस ना, फंक्शंस है। वो भी होता है जिसके अंदर से सेंटेंस में से एक स्पेसिफिक लफ्ज निकाल हाँ हाँ, देते हैं। सब सब स्ट्रिंग है वो, सब स्ट्रिंग? ये सब फंक्शंस स्ट्रिंग। है, ठीक है। तो इसका मतलब राउंड फंक्शन आप लोगों ने यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो ये साथ साथ आप उसमें लिखते जाएं, पेंसिल से मार्क करते जाएं कि आपने इसमें क्या क्या करना है, किस स्टेप पे क्या करना है, ठीक है। नाउ देन टेम्परेचर्स कैन ओनली बी -20 टू +50। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि आपने यहाँ पे क्या करना है, ये आपका वैलिडेशन चेक आ, जी सर। ठीक है। तो यहाँ से कौन सा आपकी लगाएंगे? वैलिडेशन चेक लगाना है आपने कि वेल क्या मतलब कौन सा लगाना चेक वो लगाते हैं ना आप, कंडीशन लगाते हैं, है? लूप रिपीट लगाते अंटिल लगाएंगे। वैलिडेशन चेक हैं। रिपीट सही अंटिल से करना है, ठीक है। और ये रेंज चेक है वैसे, और इसमें हम रिपीट अंटिल चेक्स जितने भी हैं वो वैलिडेशन चेक वो रिपीट अंटिल सेम लगाएंगे। इफ स्टेटमेंट्स आप कर सकते हो, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक ही प्रैक्टिस करो रिपीट अंटिल की, ताकि वो, क्योंकि वो सब में फिट हो जाता है, ठीक है। वैलिडेशन होगी हमारा, फंक्शन हमें पता चल गया कौन सा लगाना है, है। एरेज 3 यूज करनी है, वो पता चल गया हमें क्या करना है। अब देखते हैं कि हमने इसमें करना क्या है। राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। इनपुट एंड वैलिडेट द अर्ली टेम्परेचर्स फॉर 1 वीक, रो कॉमा कॉलम, ठीक है। अच्छा, ये रो कॉमा कॉलम मैंने लिखा हुआ है, ये पेपर में नहीं लिखा हुआ। इनपुट एंड वैलिडेट द अर्ली टेम्परेचर फॉर 1 वीक। आपने कौन सी एरे होगी ये, 1 डायमेंशन। कौन सी नहीं, होगी? 2 डायमेंशन। एरे कौन सी है? 3 एरेज यूज हुई हुई हैं, डेज, रीडिंग्स, एवरेज टेम्परेचर। तो ये वाली वैल्यूज किस में आएंगी? सर ये वो 2D अरे वाले में है। किस एरे में? डेज में, रीडिंग्स में, एवरेज टेम्परेचर में। नाम ऊपर लिखे हैं बोल्ड में। सर ये तीसरे एरर में वाले में। सर। किसमें? एरर में। अबे कौन सी रीडिंग्स एरे में। में? डेज में, रीडिंग्स में, एवरेज टेम्परेचर में। रीडिंग्स में। रीडिंग्स में है, ठीक है कि रीडिंग्स है ना, ये जो हम रीडिंग। तो बेसिकली आपने रीडिंग्स वाली एरे में ये वैल्यू फिल करनी है, और उनको वैलिडेट भी करना है। दो चीजें उसने कही हुई हैं, इनपुट एंड वैलिडेट, ठीक है। ये अगर आप करोगे, इसमें आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। 1 2 नंबर जितने भी होंगे वो इसके उसके मार्क्स। कैलकुलेट एंड स्टोर द एवरेज टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ द वीक, ठीक है। अब इसमें देखो, ये 7 वेरिएबल्स कौन कौन से चाहिए होंगे, मैं साथ साथ मैंने बेसिकली वो लिखे हुए थे। इसके लिए मुझे रोज के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा, एक कॉलम के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये आप साथ साथ उसमें वेरिएबल नेम भी लिखो, ताकि आपको उसमें आगे वेरिएबल डिक्लेरेशन अगर करनी हो या यूज कैसे करना हो वो आपको आइडिया होता जाए। देन कैलकुलेट एंड स्टोर द एवरेज टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ द वीक। उसके बाद ये एवरेज वाली टेम्परेचर वाली जो एरे है वो भी आपने करना है। अच्छा, अब एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे डेली टोटल को 24 से डिवाइड करके, ठीक है। फॉर्मूला भी आप उसमें लिख दो, ये वेरिएबल लिखा है मैंने डेली टोटल वाला, तो उधर डिक्लेयर करना कि टोटल 24 है। ऊपर दिया तो हुआ ना, ऊपर दिया हुआ। सही सही। 24 टेम्परेचर रीडिंग है ना एक दिन की। तो डेली टोटल पहले सारी रीडिंग्स को ऐड करो, फिर 24 से डिवाइड करो, तो आपकी एवरेज टेम्परेचर भी आ जाए, ठीक है। तो ये आपका दूसरी रिक्वायरमेंट है जो कि आप इसमें फिल करोगे। थर्ड वन इज कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर फॉर द होल वीक। अब होल वीक के लिए आपको वीकली टोटल चाहिए, ठीक है। आप ये जो डेली टोटल है इन सबको आप इनको ऐड करते जाओगे, और उनकी जब एवरेज निकालेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 7। हाँ, वीकली टोटल को आप 7 से डिवाइड करो, तो आपका वीकली एवरेज भी आ जाए। तो ये चीजें आप साथ साथ लिखते जाएं, ताकि आपको पता हो कि आपने करना क्या है इसमें। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस फेज। आप इसमें एनालाइज करते हो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो वैसे लिखी होंगी, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड नहीं होंगी आपको, ठीक है। तो इसलिए फिर उनको हम निकाल देंगे बीच में से।
सर देन एक चीज पूछ लो। जी पूछें। सर हम अगर डेली को डिवाइड करते हैं 24 आवर्स से, तो वीकली को हम 7 को 20 पे नहीं करेंगे, 24 आवर्स से मतलब एक दिन में कितने आवर्स होंगे, उसको डिवाइड नहीं करेंगे? समझ नहीं आई मुझे क्या कह रही। मतलब पहले हम 7 को 24 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि कितने घंटे का एवरेज होगा? नहीं, हम डेली टोटल ऐड करेंगे ना पहले। ठीक है, जितने भी डेली टोटल है ना, देखो वीकली टोटल यस को सर। हम इस तरीके से, वीकली टोटल प्लस डेली टोटल, ये हम लूप में डालेंगे, 7 दफा चलाएंगे इसको, ठीक है, तुम्हारा वीकली ओ टोटल अच्छा, आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप जब एवरेज, वीकली एवरेज निकालनी है आपने, वीकली एवरेज जब आप निकालेंगे तो उसको आप वीकली टोटल से को 7 से डिवाइड करोगे इस तरीके से। ठीक है, ये दो काम हो रहे हैं इसमें, वीकली टोटल निकालना है हमने ठीक है। और वीकली एवरेज निकालनी है इसमें। ठीक है, इसमें साथ साथ फॉर्मूलाज भी लिख लें, अगर आपको उसमें कंफ्यूजन होती है जरा सी, साथ रफ में लिखते जाओ, वो कोई इशू नहीं है। डेली टोटल कैसे निकालेंगे उसको आप, ये कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेली टोटल प्लस कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, रीडिंग्स वाली। ठीक है, रीडिंग्स रो कॉमा कॉलम। ठीक है, बात समझ आई। बेटा ये बात समझ आई। यस सर। ठीक है, नहीं आई तो आगे देखते हैं इसको, शायद इसमें आपके कुछ पल्ले पड़ जाए। और ये आपकी डेली एवरेज है ना, तो डेली एवरेज के लिए भी आप इसमें यूज करोगे डेली एवरेज इक्वल टू डेली टोटल डिवाइडेड बाय 24। अच्छा, ये साथ साथ मैं फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हमने किस स्टेप में क्या क्या काम करना है। जब आप ये काम करोगे ना, तो आपको थोड़ा सा, बेसिकली आप डिवाइड टॉप डाउन डिजाइन कर रहे हो, आपको एक एक स्टेप करना थोड़ा सा आसान होगा। ठीक है, फिर आप एरे को सही यूज करते हो नहीं करते, आपके सिर्फ उसके मार्क्स कटेंगे। कम से कम ये फॉर्मूलाज तो आपने लगाए ना, तो इनके नंबर आपको मिल जाएंगे। कन्वर्ट ऑल द टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फॉरेन हीट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अच्छा जी, अब ये इस एवरेज टेम्परेचर को सिर्फ आपने कन्वर्ट करना। तो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, तो एवरेज टेम्परेचर फॉरेन हीट आपने स्टोर करना, इसको सिर्फ डिस्प्ले करना। उसके लिए एक तो वेरिएबल नेम डिफरेंट होगा, एवरेज टेम्परेचर, और फॉरेन हीट लिख दें या सिर्फ एफ पहले लिख दें, वो आपकी मर्जी है। FAH कर दो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, बस मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। कैसे करेंगे, कन्वर्ट किसे करना है हमने, ये एवरेज टेम्परेचर था ना, ठीक है, ये एवरेज टेम्परेचर था, मैंने डेली एवरेज में कैलकुलेट इसको स्टोर किया है। इसको भी थोड़ा मीनिंगफुल आप दे सकते हो, सेल्सियस का नाम देके, ठीक है। फिलहाल मैं इसको नहीं चेंज कर रहा। सेल्सियस का ये टेम्परेचर मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से या 1.8 से कर दें, वो आपकी मर्जी है, और फिर उसमें प्लस कर देंगे 32। तो ये आपका एवरेज टेम्परेचर डेली का आ जाएगा। इसी तरीके से वीकली का भी अप्लाई करें। उसके बाद आपने उसको आउटपुट करना है, और दोनों चीज़ों को आउटपुट करना है, बस दैट्स इट। देन अब देखो इसकी इंस्ट्रक्शंस, ये इसमें 6 to 7 टास्क है। बेटा यहाँ तक समझ आया कि करना क्या है। यस सर। ठीक है, ये अगर समझ आ यस गया, सर। आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस फेज। ठीक है, इस पे 5 to 10 मिनट्स आप लगा दो, डजन मिनट। अब अब देखो इसकी इंस्ट्रक्शन जरा ये वाली ध्यान से देखो। यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड एंड ऐड कमेंट्स टू एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क्स। तो आपने सूडो कोड कर सकते हो या प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन कमेंट्स ऐड करने। You do not need to declare any array variable or constant. You may assume that this has already been done. तो इसका मतलब डिक्लेरेशन तो हमने नहीं करना। ठीक है, डिक्लेरेशन से हमारी जान छूट गई। ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट्स मस्ट कंटेन सुटेबल मैसेजेस। सुटेबल मैसेजेस आपने देने हैं, जो प्रॉम्प्ट मैसेज मैंने कहा था वो आप लोगों ने इसमें ऐड करने हैं। ऑल डेटा आउटपुट मस्ट बी राउंडेड टू 1 डेसिमल प्लेसेस। अब देखो डेटा आउटपुट लिखा हुआ है यहाँ, तो जो आउटपुट करेंगे उसको हम राउंड ऑफ करके करेंगे, तो वो हम प्रिंट स्टेटमेंट में भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। वो राउंड का फंक्शन यूज करना है, वो सिंपल।
यू विल नीड टू इनिशियलाइज एंड पॉपुलेट द एरे डेज एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने डेज की एरे को पॉपुलेट करना और इनिशियलाइज करना। ठीक है, तो अब इसका सूडो कोड लिखना शुरू कर। सबसे पहले कमेंटिंग, सबसे पहले उसने क्या कहा है कि डेज को पॉपुलेट करो, इनिशियलाइज करो। तो इसका कमेंट लिख दो, इनिशियलाइज एंड पॉपुलेट द एरे डेज। और क्योंकि वैल्यूज हमें पता है तो हम डायरेक्ट एरे में वैल्यू इस तरीके से डाल सकते हैं। ये पता है सबको एरे में वैल्यू कैसे डालते हैं? सर यस ये सर। समझ बेटा डेज, पहले तो आपने डेज की वैल्यू, अब क्योंकि हमें इसकी वैल्यूज पता है तो हम यूजर से नहीं लेंगे ना, हम खुद ही दे देंगे। तो आपने सिंपल करना क्या है, एरे का नाम लिखो, साथ ये ब्रैकेट्स लाजमी है, ये जो उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इक्वल टू, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में आप 7 वैल्यूज डाल दें, जो भी आपकी संडे सर मंडे ट्यूसडे जितनी भी वेडनेसडे, वैल्यूज होंगी वो सारी डाल दें बेशक। सारी डाल दें। ठीक है, ठीक है तो यहाँ पे क्योंकि जी। हमें पता है डेज, और ये हम तब यूज करते हैं जब हमें वैल्यूज पता हो, बाकी हमें नहीं पता रीडिंग शीडिंग कुछ भी, तो उसमें हम ये काम नहीं कर सकते। डेज का क्योंकि हमें पता है कि 7 डेज ऑफ द वीक ही होते हैं, तो इसलिए आप उसमें इस तरीके से उसको पॉपुलेट कर सकते हो। मंडे से स्टार्ट करो, ट्यूसडे से करो, जैसे मर्जी करो। ठीक है जी। उसके बाद वीकली टोटल इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखो, मैंने कहा था जो सम लेना है वहां पे एवरेज वैल्यू, इनिशियल वैल्यू उसकी 0 रखनी। ठीक है, तो अब हमें सम कहाँ कहाँ पे लेना है, जहाँ पे एवरेज लेना है वहां पे सम भी लेना है। तो बेसिकली हमने एक तो इसको सबको 0 रखना है, डेली टोटल को, फिर इस सब की एवरेज भी लेनी है जो सारी की सारी वैल्यूज हैं, तो वीकली टोटल की वैल्यू भी 0 होगी। तो ये दो वैल्यूज आपने इनिशियली 0 सेट कर दी। वीकली टोटल इक्वल टू 0, ये मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अब उसके बाद आपने यूजर से वैल्यूज लेनी है रीडिंग्स की, और इसको हमने क्या करना है, अभी मैं टास्क 1 करने लगा हूँ ये वाला, आप एक एक करके सॉल्व करते हैं। इनपुट एंड वैलिडेट द ऑर्ली टेम्परेचर फॉर 1 वीक। हमने एक हफ्ते की रीडिंग्स लेनी है, उसको इनपुट करना है और वैलिडेट भी करना है। वैलिडेट क्या करना है, ये कंडीशन लगानी है, -20 और +50 के दरमियान होनी चाहिए वैल्यू। अच्छा, तो टास्क 1, फर्स्ट रिक्वायरमेंट, इनिशियलाइज एंड पॉपुलेट द एरे रीडिंग्स फॉर रो इज इक्वल टू 1 to 7। ठीक है, अच्छा 7 रोज हैं, और डेली टोटल की वैल्यू मैंने 0 रख दी शुरू में यहाँ पे। अच्छा ये मैंने क्यों किया यहाँ पे, इसको एरे से पहले भी तो लिख सकता था। सारा इधर तो लिखा हुआ था कि डिक्लेयर नहीं करना वेरिएबल को। तो मैंने नहीं किया डिक्लेयर कहीं पे भी। डेली टोटल नहीं है। बेटा डिक्लेरेशन में आप डेटा टाइप बताते हो, ये डिक्लेरेशन नहीं है, ये इनिशियलाइजेशन है, मतलब आप उसकी वैल्यू दे रहे हम्म। हो। डिक्लेरेशन होता है इसमें आप लिखते हो डिक्लेयर इंटीजर कॉलन डेली टोटल, वो डिक्लेरेशन होती है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, मैंने डेली टोटल इक्वल टू 0 यहाँ पे रखा है, मैं इसको ऊपर भी रख सकता था, लेकिन ऊपर रखता तो गलत हो जाता। रीजन बता देता हूँ मैं, क्योंकि डेली टोटल हर दिन का अलग है। तो जैसे ही ये 24 वैल्यूज होंगी, ऐड हो जाएंगी, उनकी एवरेज निकल आएगी, तो अगले दिन के लिए दोबारा से इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। ऐसा ही है ना, बात समझ आई? जी जी ठीक है सर। ठीक है, तो इसलिए आपने रो के बाद डेली टोटल को 0 रख दिया। अच्छा इसके बेटा मार्क्स इतने नहीं कटेंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये किसी ने पहले लिख दिया, लेकिन इक्वल टू 0 लिखना लाजमी है, जब भी सम ले रहे हो तो इक्वल टू 0 होगा। ये वैल्यू अगर किसने यहाँ पे लिख दी तो मेरा नहीं ख्याल कैम्ब्रिज वाले इतनी स्ट्रिक्टनेस करेंगे, तो इसके भी मार्क्स काट देंगे। लेकिन ये है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि वो ये है कि हर दिन के अलग से टोटल होगा। हाँ, फॉर कॉलम इज इक्वल टू 1 to 24, 1 से लेकर 24 तक आपके कॉलम्स आ जाएंगे, जो कि हर दिन के 24 घंटे हैं। उसके बाद वैलिडेशन चेक लगाना है, ये बेटा कमेंटिंग है, आपने कमेंटिंग इस तरीके से उसमें कर दी है। ठीक है, वैलिडेशन चेक ये स्टैटिक सिर्फ मैंने रीडेबिलिटी के लिए लगाए हैं, ताकि वो पढ़ने में आसानी हो जरा सी। और यहाँ पे एंड हो रहा है, इसलिए मैंने ये वाले स्टैटिक्स इसलिए लगाए हैं कि पता चल जाए कि ये सारा का सारा वैलिडेशन चेक है। ठीक है, रिपीट, यूजर को मैसेज देंगे वैल्यू रीडिंग रो कॉमा कॉलम, तो ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में वैल्यू। अच्छा बेटा 2 डायमेंशनल एरे का ये तो रट्टा लगा लो सीधा सीधा। ठीक है, ऊपर वेरिएबल लिखने हैं, फॉर रो ही रखना है, फॉर कॉलम ही रखना है। जितनी रोज हैं जितने कॉलम्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, इन दिस केस 7 और 24।
और जहाँ पे इनपुट रखोगे या इसको अगर प्रिंट करना है तो रो कॉलम रीडिंग एरे का नाम और रो कॉमा कॉलम, ये याद रख लो कि ये वेरिएबल नेम, इसको चेंज ना करना, इट्स बेटर, ये आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया ये? और ये हमने वो किया, वैलिडेशन चेक लगाया, अनटिल रीडिंग रो कॉमा कॉलम इज ग्रेटर देन इक्वल टू -20 एंड इट इज लेस देन 50। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती ये लूप रिपीट होता रहेगा, तो दिस इज कॉल्ड द वैलिडेशन चेक, जो कि हमने इसमें लगाया। ठीक है, ये हमारा हो गया वैलिडेशन चेक। बेटा यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जी सर। ठीक है, तो यस सर। हमने यूजर से वैल्यूज ले ली और हमने उस पर वैलिडेशन चेक लगा लिया। सो इनपुट इज क्लियर, वैलिडेशन इज डन। तो यहां तक हमारा टास्क 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा जो इसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, इनपुट एंड वैलिडेट द ऑर्ली टेम्परेचर फॉर 1 वीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगला काम क्या है? कैलकुलेट एंड स्टोर द एवरेज टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ द वीक। तो हमने हर दिन की एवरेज निकालनी है, तो एवरेज के लिए पहले टोटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद टोटल निकाल के नेक्स्ट कॉलम कर देंगे, ताकि ये अगले दिन का उसमें मतलब नेक्स्ट वैल्यू ऐड करता जाए। अब देखो ये वाला लूप चलेगा 24 दफा, 24, तो हमारे एक दिन की 24 रीडिंग्स आ जाएंगी, और वो सारी बीच में ऐड भी हो रही हैं। तो हमने यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं। बात समझ आई? जी सर, समझ आ गई। तो जब ये एक दिन का हो गया तो फिर आप आ जाओ उसकी, आप यहाँ पे उसकी एवरेज ले लोगे। 24 वैल्यूज होगी, ऐड होगी, 24 वैल्यूज की एवरेज भी आ गई। कैलकुलेट एवरेज डेली टेम्परेचर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रो, जब एक दिन का काम पूरा हो गया तो फिर आप अगली रो पे जाओगे, अगले दिन के लिए मंडे के बाद आप ट्यूसडे पे चले जाओगे। डेली टोटल दोबारा से 0 होगा, दोबारा से 24 घंटे की वैल्यूज आएंगी, ऐड होंगी और उसकी एवरेज निकल आएगी। तो इस तरीके से, और ये वाली वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं एवरेज टेम्परेचर रो, जो हमें एरे दी हुई थी शुरू में हमने। बस एक चीज का ख्याल रखना, जो नाम उसने आपको यहाँ स्टेटमेंट में दिए हैं ये वाले, ये नाम सेम एज इट इज यूज करने हैं। एवरेज टेम्परेचर, रीडिंग्स, डेज, ये नाम नहीं चेंज करने। ठीक है, तो मैं साथ साथ एवरेज की एरे को भी फिल कर दिया हमने इसमें। तो हमारा ये वाला टास्क तो हो गया कंप्लीट। ठीक है, यहां तक समझ आया? दो काम हो गए हमारे, हमने एरो को पॉपुलेट कर दिया, हमने उसको वैलिडेट कर दिया, हमने उसमें एवरेज निकाल दी। इसमें बेटा कोई चीज नहीं समझ आई तो मुझे बता दो। सर रो की जगह हम डे लिख सकते हैं? रो की जगह डे? बेटा डेज तो नाम हमने एरे का रखा हुआ है ना, तो वो नाम फिर हम दोबारा तो नहीं यूज कर सकते। सर डेज तो अरे के अंदर देते हैं ना, वो तो नहीं हो सकता। हाँ, डेज जो है वो एरे का नाम है। ठीक है, तो एक एरे नेम आपने यूज किया हुआ है, उसी को एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कोई और नाम रखना है रख लो, मैं रो कॉलम इसलिए रिकमेंड करता हूँ, याद रखने में आसानी होती है। आपको पता होता है कि ये रो है, ये कॉलम। बस इस चीज का ख्याल रखना यार, ये जो इसको यूज करना है ना 2 डायमेंशनल एरे को, वो ऐसे ही करना है, खाली रीडिंग लिख के जान ना छुड़ा लेना, साथ उसका रो और कॉलम लिखना है। ठीक है, जहां जहां पे भी देखो यूज हुआ हुआ है वहां पे रो कॉमा कॉलम लिखा हुआ है, इसका यूज जरा देख लेना एरे जहां पे भी यूज करोगे। बेटा यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब अगला काम क्या था हमारा? हमारा ये काम हो गया, एवरेज टेम्परेचर हो गया। अब पूरे वीक की हमने एवरेज निकालनी। ठीक है, अच्छा, एवरेज वीक के लिए आपने क्या करना है? मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम सिंपल कर दिया। मैंने ये अरे फिल कर दी थी ना ये वाली, एवरेज टेम्परेचर वाली। तो अगर मैंने पूरे वीक की एवरेज निकालनी है तो मैं बजाय इसके कि इन सबको ऐड करता रहूं, मैं इनको भी तो ऐड कर सकता हूँ। कर सकता हूँ? सर ये हो सकता है कि ऊपर वाले लूप में ही इसका लिख दे, हाँ हो सकता है। डेली साथ साथ हो बनना चाहिए, साथ हो साथ उसको बिल्कुल ऐड हो, कर देते हैं। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप यहाँ पे अगर इसको करते हो, आ, वीकली एवरेज। यहाँ पे भी कर सकते हो आप हर वैल्यू को ऐड करते जाओ। ठीक है, अ, मैंने ये अलग इसलिए किया है बिकॉज जिसकी तो थोड़ी सी प्रैक्टिस है वो तो ये काम कर लेगा।
ठीक है, जिसकी प्रैक्टिस नहीं है ना वो फिर फंस जाएगा। वो क्योंकि बहुत वो जंबल अप हो जाता है सारा कुछ। आप कर सकते हो, वो सही कह रहे हो आप। मैं इधर इधर डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो। मैंने लूप अलग से निकाला है, लगाया इसलिए ताकि वो जिसको सूडो कोड की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है उसको एक एक टास्क की समझ आ जाए। फॉर रो इज इक्वल टू 1 to 7 एवरेज टेम्परेचर की सारी वैल्यूज को ऐड करो। ठीक है, ये जो एवरेज टेम्परेचर की एरे है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर दिया है। तो यहाँ पे उन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, एवरेज टेम्परेचर 1, एवरेज टेम्परेचर 2, एवरेज टेम्परेचर 3 एंड सो ऑन अप टू 7। तो 7 वैल्यूज हैं, तो लूप लगाएंगे फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 7 का या रो इज इक्वल टू 1 to 7 का, और उसको ऐड करते जाएंगे। ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे, हमारी वीकली एवरेज आ जाएगी। बेटा ये समझ आ गया? जी सर। ठीक है, तो अभी तक बेसिकली हमारा ये कैलकुलेट ऑल द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम, अच्छा अब कन्वर्जन आ जाएगी। हमारे ये ऊपर वाले काम हो गए दो, आप कन्वर्जन करनी है हमने यूजिंग फार्मूला। सिर्फ एवरेज टेम्परेचर को हमने कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए अलग से मैंने ये कमेंट करके मैंने उसको डाल दिया है। फॉर रो इज इक्वल टू 1 to 7 और एवरेज टेम्परेचर इन सेल्सियस। अच्छा बेटा ये देखो, ये राउंड का फंक्शन यूज हुआ है, ठीक है। ये देख लो, किसी को राउंड का फंक्शन अगर नहीं आता या नहीं समझ आया तो मुझे पूछ लो। सर समझ आ गया। बाकी सब हमजा, अब्दुल्ला? सर ये कराए सर थे आगे मैम ने समझ। हमें। जी। ठीक है, सॉरी क्या कह रहे हैं? मैम ने हमें ये सारे फंक्शंस कराए थे। हाँ हाँ, फंक्शंस तो इसमें है आपके। एवरेज टेम्परेचर रो इज इक्वल टू एवरेज टेम्परेचर रो इंटू 9.5, ये अच्छा बेटा फॉरेन हीट में हमने इसको चेंज कर दिया। अच्छा मैंने इसको उसी एरे में वैल्यू को रखा है, ठीक है, उसी को रिप्लेस कर दिया मैंने उसको फॉरेन हीट से। आप चाहो तो इसको अलग भी कर सकते हो। सर जी, फंक्शन और पैरामीटर्स में डिफरेंस क्या है? फंक्शन और पैरामीटर्स में जी। अच्छा पहले ये कर लें फिर उसके बाद चलते हैं। फंक्शन में बताता हूँ, ये फंक्शन है राउंड, ठीक है, ये फंक्शन है और ये इसके पैरामीटर्स हैं। हम्म। पैरामीटर्स वो होते हैं जो फंक्शन के अंदर यूज हो रहे होते हैं, इस पे बाद में आते हैं। अच्छा। अच्छा जी, एवरेज टेम्परेचर ऑफ डे। अच्छा बेटा ये मैंने एवरेज टेम्परेचर कर दिया उसमें, हाँ एवरेज टेम्परेचर हो गया और ये डेली का हो गया, ठीक है। अच्छा डे का ये मैसेज आप उसमें दे सकते हो, ये डिस्प्ले करेगा एवरेज टेम्परेचर ऑफ डे। रो का मतलब है मंडे इज दिस, तो मंडे का एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ आई? इनमें से कोई एक यूज करना। अच्छा ये सेल्सियस वाला है और ये फॉरेनहीट वाला है। बेटा ये समझ आया? जी सर आ गए। ठीक है, उसके बाद आपने वीकली एवरेज टेम्परेचर को भी कन्वर्ट करके उसको भी डिस्प्ले कर देना है, और ये अल्लाह खैर सलाह। ये वैसे अगर मैं इसको एक ही लूप में भी लिख सकता था, ये सारा काम इसमें हो सकता था, ठीक है। तो ये मेरा एक आधे पेज का आंसर है इसका टोटल। लेकिन अलग अलग करें ताकि आपके लिए भी आसानी हो, एग्जामिनर के लिए भी आसानी हो। सर आपने प्रिंट वाली लाइन में ही वो राउंड फंक्शन कह दिया है, साथ ही उसकी अलग लाइन नहीं होगी? अलग भी कर सकते हो, प्रिंट में भी कर सकते हो, क्योंकि उसने यहाँ पे कहा हुआ है ना कि आउटपुट करते हुए करना है सिर्फ, स्टोर करने को नहीं कहा उसने। ये देखो, अच्छा। ऑल डेटा आउटपुट मस्ट बी राउंडेड टू 1 डेसिमल प्लेस। हम्म। ठीक है, तो इसलिए आप डायरेक्ट प्रिंट में यूज कर लो उसको। बेटा ये क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, अब ज़रा पास पेपर देख के ज़रा आज क्वेश्चन देख लेते हैं, और बाकी नेक्स्ट कोई एक सेशन एक आध रख लेंगे। ज़रा देख लो इसमें पूछ क्या क्या रहा है। ये वाला क्वेश्चन सबसे मुश्किल है, ठीक है। इसमें अकाउंट डिटेल्स हैं, 3 कॉलम होंगे उसके, उसमें ये डिटेल स्टोर करनी होगी। करना क्या है, मैं सिर्फ उस पर आ जाता हूँ। Checks the account ID exist and the name and password entered by the account holder match.
नेम एंड पासवर्ड बिफोर द एक्शन टेक्स प्लेस। तो बेसिकली इसमें आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा सर्चिंग एन एरे का। ठीक। डिस्प्ले अ मेन्यू, ये तो सिंपल है, आप इसमें केस ऑफ अदरवाइज यूज करोगे। और ये आपका, बल्कि नहीं, ये तो सिंपल प्रिंट से हो जाएगा। अच्छा नहीं, केस ऑफ अदरवाइज होगा। मेन्यू तो प्रिंट से ही डिस्प्ले होगा, लेकिन आगे से सिलेक्शन भी करनी है आपने, तो केस ऑफ अदरवाइज यहाँ पे आप इसमें यूज करो। ठीक है। अलाउ एन एक्शन टू बी चोजन एंड कम्प्लीटेड, मतलब ये है कि ये मेन्यू यूजर के सामने डिस्प्ले होगा 1 2 3 4 कि उसने क्या काम करना है। और उसके बाद यूजर यहाँ से सिलेक्ट करेगा, वो 1 करेगा तो बैलेंस डिस्प्ले हो जाएगा, 2 करेगा तो मनी विड्रॉ होगी, 3 करेगा डिपॉजिट मनी होगी। allows an action to be chosen and completed, each action is completed by a procedure with a parameter of the account id। अच्छा अब ये देख लो जी, ये इसमें प्रोसीजर्स यूज करने हैं हमने। ठीक है। और उस प्रोसीजर का जो पैरामीटर होगा वो अकाउंट आईडी होगा। फॉर एग्जांपल अकाउंट आईडी 1 है 2 है जो भी है किसी भी कस्टमर का। यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड ऐड कमेंट, बाकी सारी कहानी वही है। कोई भी डिक्लेयर, ओनली नोट टू डिक्लेयर एनी लोकल एरेज इन लोकल वेरिएबल दैट यू यूज, डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द डेटा इन द ग्लोबल एरेज। मतलब ये जो 2 एरेज उसने दी हुई है, इनको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई और यूज करते हैं तो फिर आप उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। सर पैरामीटर होता है एरे में जो नंबर यूज होता है। नहीं नहीं, एरे में जो नंबर यूज होता है वो इंडेक्स होता है। पैरामीटर होता है जो किसी फंक्शन का इनपुट होता है। तो फंक्शन का इनपुट होता कोई है। भी इनपुट हो जाए, कहीं से भी मिल रहा हो प्रोसीजर या फॉर फंक्शन को, तो वो एग्जांपल मैं ये पैरामीटर होगा। फॉर एग्जांपल मैं ये यूज करता हूँ ना। ठीक है। अब मॉड फंक्शन है। ठीक है। हम्म। ये इसके पैरामीटर्स हैं। अच्छा, 10 पैरामीटर्स, और 6। हाँ पैरामीटर्स वो होते हैं जिनके ऊपर फंक्शन ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता इनपुट होती है ना उसकी है। हाँ यानी, इनपुट, बिल्कुल ऐसे इनपुट जिसके ऊपर प्रोसीजर हो रहा है। जिसके ऊपर प्रोसीजर हो रहा है या फंक्शन हो रहा है। अच्छा। ठीक है। अच्छा जी, इसमें प्रोसीजर लिखना आता है। नो सर, प्रोसीजर का वो जो सिंटैक्स होता है शुरू एंड पे के कैसे होता है वो नहीं होता। रिकॉल का होता है। अच्छा ठीक है, प्रोसीजर का कुछ भी नहीं, सिंपल लिखना प्रोसीजर। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोसीजर, और पहला फॉर एग्जांपल डिस्प्ले का, तो ये उसका नाम लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद उसकी स्टेटमेंट्स लिखनी है। स्टेटमेंट्स क्या है, ये मैं इसका प्रोसीजर लिख भी देता हूँ डिस्प्ले वाला। ये सारी स्टेटमेंट्स करनी है ना। डिस्प्ले क्या करना है, डिस्प्ले बैलेंस। ठीक है। तो डिस्प्ले बैलेंस में तो सिर्फ उसकी एक प्रिंट की स्टेटमेंट आएगी, प्रिंट योर करंट बैलेंसेस। और बैलेंस कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कॉलम 1 स्टोर्स बैलेंस। ठीक है। अकाउंट डिटेल्स का कॉलम 1। अकाउंट डिटेल्स, कॉलम 1 है ना, तो ये आपका उसमें डिस्प्ले कर देंगे आप उसको। ठीक है। तो सर आपका रो क्या मतलब? रो मतलब जो भी उसकी रो होगी, फर्स्ट है सेकंड है जो भी है। कोई भी हो जाए। हाँ कोई भी हो जाए। वो मैं पूरा सूडो कोड तो नहीं लिख रहा ना, मैं सिर्फ इसका वो हम्म। डिस्प्ले का फंक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है। फॉर लूप लगा सकते हो उसमें, बल्कि इसमें नहीं, इसमें ये आएगा अकाउंट आईडी आएगा ना। हाँ, जो भी उसका अकाउंट हाँ जो आईडी उसका है अकाउंट उसके आईडी लिए है रो उसी वन। के अकॉर्डिंगली वो चल रहा है ना। तो आईडी और उसकी रो 1 ये आपकी उसमें डिस्प्ले हो जाएगी। तो बस यहाँ पे एंड प्रोसीजर हो गया। तो इस तरीके से आप प्रोसीजर लिखते हो। तो ये आपकी प्रोग्रामिंग आसान हो जाती है ऐसे। इसमें आप प्रोग्राम को बेसिकली बस प्रोसीजर लिखो, उसमें जो स्टेटमेंट्स यूज करनी है वो करो, और उसको एंड प्रोसीजर कर दो, फिर उसको जितनी बार मर्जी आप कॉल करते रहो। और दूसरा ये कि आपका प्रोग्राम इसमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो आपके लिए लिखना आसान हो जाता है। सर ठीक है। जब इसे यूज करना होता है उस वक्त क्या रिकॉल प्रोसीजर लिखते हैं ना? उसमें सिर्फ आप लिखोगे कॉल और डिस्प्ले, कॉल अच्छा, उसका नाम लिखेंगे। और उसका नाम लिखेंगे डिस्प्ले। ठीक है। ये कॉल प्रोसीजर नहीं, कॉल डिस्प्ले लिखते हैं ना, अरे प्रोसीजर का नाम। और अगर उसके कोई इनपुट्स वगैरह होंगे तो वो भी लिखेंगे।
मतलब पैरामीटर अगर होंगे तो उसके फंक्शन के तो वो भी लिखेंगे। ठीक है, इसकी मार्किंग सीन देख लेना, आपको इसका थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, ये आखिर में अटेम्प्ट करना है, इस पर ना टाइम ज़ाया करने बैठ जाना। ओके सर। ठीक है, बाकी इसमें ज़रा देख सर लो। इसमें 5 टास्क तो आ ही जाएगी, फुल ना ही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, देखो सारा ना भी आए, अब इसमें हम इसका अब देखते हैं पास पेपर, ज़रा इसकी मार्किंग स्कीम देख लो ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद क्लास एंड करते हैं मेरे ख्याल में। मार्किंग स्कीम फॉर एग्जांपल इसी की देख लेते हैं जो सॉल्व किया था हमने। सर ये लॉन्ग क्वेश्चंस के पास पेपर हमें सेंड कर देंगे आप? यार नेट पे पड़े हुए हैं। सर नेट। अच्छा। अच्छा मैं शेयर कर दूंगा, ठीक। पापा कैम्ब्रिज खोलो यार, सारे पेपर पड़े हुए हैं। अच्छा जी, ये देखो। अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन आखिरी था। अच्छा बेटा ये देखें, इसमें ये मार्किंग स्कीम एग्जामिनर के लिए रीड द होल आंसर के पहले उसमें पूरा आंसर पढ़ना है। चल के फीच रिक्वायरमेंट लिस्टेड लो हैज बीन मेट, रिक्वायरमेंट्स may be met using a suitable built-in function from the programming language। अच्छा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है तो हो सकता है कि उसने वो भी यूज किया हो। ऑन प्लेस अ सीन मार्क इफ रिक्वायरमेंट मेट, क्रॉस इफ नो अटेम्प्ट सीन। मतलब ये कि जहाँ पे लिखा होगा तो वहाँ पे उसमें सीन लिख देगा। ये एग्जामिनर के लिए, आपके लिए नहीं है। यूज द टेबल A02 A03 बिलो, रिक्वायरमेंट और टेक्निक्स, ये जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा बस ये चीज़ इसमें देखो, एरेज और लिस्ट, द नेम्स अंडरलाइन मस्ट मैच दोज गिवन इन द सिनेरियो। ये अंडरलाइन हुए में ये आपने एज इट इज यूज करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये वेरिएबल नेम आप अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हो लेकिन मीनिंगफुल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वीक लूप, डे लूप, इन टेम्परेचर, मैंने रो कॉलम रखा था यहाँ पे, ठीक है। इन टेम्परेचर, टोटल डे टेम्परेचर, टोटल वीकली टेम्परेचर, एवरेज वीक टेम्परेचर। ठीक, तो हमने जो मीनिंगफुल, हमने भी जो नाम रखे थे वो भी मीनिंगफुल थे। तो डजेंट मैटर, इनके नाम डिफरेंट हो सकते हैं, ये नहीं चेंज हो सकते क्योंकि ये स्टेटमेंट में दिए हुए थे। जो अंडरलाइन हुए वो एज इट इज यूज करने। देन रिक्वायरमेंट्स एंड टेक्निक्स R1 R2 R3। R1 क्या है, इनपुट एंड स्टोर ऑनली टेम्परेचर, वैलिडेट दिस विद प्रॉम्प्ट्स, रैंच चेक्स एंड नेस्टेड आइट्रेशन। ठीक है, नेस्टेड आइट्रेशन जो हमने रिपीट अंटिल की लगाई थी फॉर लूप के अंदर, वो नेस्टेड आइट्रेशन है। प्रॉम्प्ट मैसेज को हमने जो मैसेज डिस्प्ले किया था, और रैंच चेक जो हमने कंडीशन लगाई थी रिपीट अंटिल की। तो ये आपके बेसिकली रिक्वायरमेंट टेक्निक है। उसके बाद ये सेकंड है, कैलकुलेट राउंड टू 1 डेसिमल प्लेस एंड स्टोर डेली एवरेज टेम्परेचर, वीकली एवरेज टेम्परेचर राउंडेड ऑफ। इसकी राउंडिंग ऑफ का ये R2 है। और थर्ड ये है कि आपने उसको फॉरन हीट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और उसको डिस्प्ले करना है विद प्रॉपर आउटपुट मैसेज। तो ये इसकी डिक्लेरेशन है। वैसे डिक्लेरेशन उसने कहा था कि रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये आप बीच में से स्किप कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से इसकी डिक्लेरेशन होती है। और उसके सर बाद इसके मार्क्स भी नहीं है किसके, डिक्लेरेशन के। ना ना डिक्लेरेशन के मार्क्स इसमें नहीं कटेंगे क्योंकि उसमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है कोई डिक्लेरेशन नहीं करनी है, ज्यूम करो कि हुई भी है। हम्म। ठीक है, तो यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से आप एरे को पॉपुलेट कर सकते हो, ये जैसे मैंने किया था वो भी कर सकते हो। बुक में वैसे ही हुआ है जैसे मैंने किया था। तो आप अलग अलग से कर लो या एक ही उसमें कर लो, तो वो आपकी मर्जी। ठीक है, उसके बाद इनपुट टेम्परेचर्स इनसाइड द नेस्टेड लूप, फिर हमने ये यूजर से वैल्यूज ली। ठीक है, वीक लूप, डेली टेम्परेचर 0 रख दिया। उसके बाद डेली लूप 1 to 24, मैंने यहाँ पे रोल और यहाँ पे कॉलम रखा था। ठीक है, तो वो भी सही है, डजेंट मैटर, ये वेरिएबल नेम चेंज हो सकते हैं, इनपे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और वो मीनिंगफुल है, रो एंड कॉलम शो कर रहे हैं। फिर आप यूजर से को मैसेज डिस्प्ले करोगे और यूजर से टेम्परेचर लोगे, और ये हमने वैलिडेशन लगाई, इसने वाइल लूप से की है, हमने रिपीट अंटिल से की थी। मैं रिकमेंड करूंगा रिपीट अंटिल से ही करो, और उसी की आदत डाल लो, उसी से चलाओ। ठीक है, बस उसमें ये कंडीशन दोनों में उल्टी होती है, वाइल में डिफरेंट ऑपोजिट होती है। वैलिडेशन कर दी हमने, उसके बाद हमने उसको वेरिएबल में स्टोर कर दिया, फिर टोटलिंग कर दी, और उसको लूप को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये मार्किंग स्कीम देख लो इसकी। अब इसमें ये देखो मार्किंग कैसे होगी। मार्किंग इंस्ट्रक्शंस A02 और A03। A03 वो है जो कि आपके मतलब डिफरेंट है थोड़ा सा। पहले A02 देख लो, इसमें 9 मार्क्स होते हैं A02 के। ठीक है,
एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग टेक्निक हैज़ बीन यूज्ड। फॉर एग्जांपल आपने एक भी अगर इफ यूज कर दिया, रिपीट अंटिल यूज कर दिया, तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। दो तीन यूज किए हैं तो आपको उसके 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतने तो मेरे ख्याल में आप लोग कर ही लोगे, कोई एक इफ कंडीशन तो यूज कर ही लोगे बीच में से। सम प्रोग्रामिंग टेक्निक्स यूज आर अप्रोप्रिएट टू द प्रॉब्लम। ठीक है, मोर देन वन टेक्निक अगर आपने एक से ज्यादा यूज किया है, और इन दैट केस डेटा स्ट्रक्चर आपने अप्रोप्रिएट यूज किए हैं ऑन सम ऑफ द डेटा स्टोर रिक्वायर्ड, तो डेटा स्ट्रक्चर होता है आपका एरे और वेरिएबल। ठीक है, वो अगर आपने प्रॉपर यूज किया तो आपके 4 to 6 मार्क्स में बन जाते हैं। और फिर रेंज ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स यूजेस अप्रोप्रिएट टू द प्रॉब्लम। और आपने रेंज ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक फॉर एग्जांपल आपने वैलिडेशन के लिए रिपीट अंटिल यूज किया है, और जहाँ पे फॉर लूप चाहिए वहाँ पे फॉर यूज किया है, जहाँ पे इफ चाहिए था वहाँ पे इफ यूज किया है। तो ये अगर आपने सारी चीजें प्रॉपरली की हैं, सही नहीं, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि आपका आंसर सही आ रहा है, आपने एल्गोरिथम सही किया है, इट इज जस्ट अबाउट द यूज कि आपने यूज किया कि नहीं किया, तो आपके 7 to 9 मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आके आपका A03, 6 नंबर इसके होते हैं। तो इसको देखो 5 to 6 वाले को, द प्रोग्राम हैज बिन फुली कमेंटेड, कमेंट्स प्रॉपर यूज किए हुए, सूटेबल आइडेंटिफायर नेम आपने यूज किए हैं, मतलब मीनिंगफुल नेम आपके थ्रू आउट जो है वो आपने सही यूज किए हैं, कोई ब्लैक स्पेस नहीं ये होनी वेरिएबल चाहिए। के नेम मीनिंगफुल है? हाँ, वेरिएबल नेम, आइडेंटिफायर विद नेम मीनिंगफुल टू देयर पर्पस। ठीक है, वेरिएबल या एरे का नाम आपने मीनिंगफुल यूज किया है। अच्छा, एक याद रखना, वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं देनी। ठीक है, प्रोग्राम लॉजिकल ऑर्डर में है, फॉर एग्जांपल जो जैसे मैंने कहा था वीकली ऑर्डर ऊपर है या नीचे है, अगर वो इलॉजिकल है तो एक आध नंबर कट जाएगा, वरना उसके मार्क्स नहीं कटते। द सोल्यूशन इज एक्यूरेट, सारा का सारा सोल्यूशन आपका सही है, और लॉजिकली परफॉर्म ऑल द टास्क, इग्नोर माइनर सिंटेक्स एरर। ठीक है, सिंटेक्स एरर के मार्क्स नहीं कटते इसमें। फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे इन्वर्टेड कॉमा लगाए या नहीं लगाए, कॉमा लगाया नहीं लगाया, इसके मार्क्स नहीं कटते आपके, स्पेलिंग मिस्टेक से कटेंगे। फॉर एग्जांपल प्रिंट के स्पेलिंग गलत कर दिया आपने, आउटपुट के गलत कर दिए, तो वो उसके मार्क्स कटते हैं, वरना नहीं कटते। सोल्यूशन मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स गिवन इन द क्वेश्चन, तो इन दैट केस आपके 6 के 6 नंबर मिल जाते हैं। तो इनमें से मेरे ख्याल में कमेंटिंग, यूज ऑफ वेरिएबल नेम्स, ये दो आपके हो सकते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑर्डर नहीं होता कुछ भी, उसकी खैर है। और इनमें से आपकी एटलीस्ट यहाँ तक ये आपका काम हो सकता है। ठीक है, तो आपके 7-8 नंबर मिनिमम बन जाएंगे इसमें, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा सर पे सवार नहीं करना, प्रैक्टिस ज़रूर करो इसकी, आखिर में करना बिल्कुल, और बाकी पेपर की तैयारी करो। ठीक है, ओके सर। एनी क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। नो सर। और कुछ पूछना है? मैं थक गया हूँ अभी फिलहाल, अगर कुछ करना है तो मैं आधे घंटे की ब्रेक दो, दोबारा स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो बाद में कभी कर लेंगे। नहीं सर, ठीक है। और सर इतना करा दिया, यही काफी है सर। काफी है ठीक कंफ्यूजन है तो वैसे सर। खत्म ही हो गई है सारी। चलें, ठीक है, बाकी पेपर में छुट्टियां हैं 2-3, तो मेरा असल में हम्म। आजकल मेरा इशू ये है, मैं अभी फिलहाल रह रहा हूँ दुबई में, और स्कूल मेरा है हाँ। अजमान में, तो वो 2-2.5 घंटे का रास्ता है, मैं अभी मूव भी नहीं हो सकता, बारिशें हुई हैं, सारा बेड़ा गर्क हुआ है यहाँ पे, हाँ, वो रोड्स ब्लॉक हुई भी है, देख रहे हैं हम। सारा कुछ न्यूज़ इसमें में ये भी आते प्रॉब्लम हैं। चल रही है, तो मैं मूव भी नहीं हो सकता। इस वजह से मैं थोड़ा सा वो स्टक हो गया हूँ यहाँ पे। अगले महीने तक मैं स्कूल के पास शिफ्ट हो जाऊंगा, तो फिर ये है, क्योंकि मेरी यहाँ से 2.5 घंटे की ट्रैवलिंग एक साइड की है, 4-5 घंटे तो मेरे रास्ते में लग जाते हैं, तो फिर आता हूँ तो मेरे में हिम्मत भी नहीं होती। तो नेक्स्ट मंथ जब जब आपके एग्जाम्स होंगे, मैं होपफुली मैं स्कूल के पास शारजा में शिफ्ट हुआ हूँगा, तो फिर इन दैट केस मुझे मतलब ट्रैवलिंग का भी इशू नहीं है, तो मैं थका हुआ भी नहीं होऊंगा, तो वो फिर ये है कि हम पूरा दिन एक रख सकते हैं, 2-3 दिन में ऑनलाइन होगा, कोई इशू नहीं। हम्म। ठीक ओके है, सर, ठीक है। तो P2 की ओके तैयारी ओके सर। सर, ऑनलाइन अल्लाह ऑनलाइन हाफिज। होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज ठीक है सर, सर, थैंक यू, अल्लाह। इतना कर रहे हैं आप। थैंक यू सर, खुश यस रहो, सर, आप थैंक यू। खुश रहो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।